हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारे काव्य खंड का जो 13 चैप्टर है गांव का घर, उसके वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो 13 चैप्टर है वो क्या है? गाँव का घर। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? ज्ञानेंद्रपति। ठीक है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है? ज्ञानेंद्रपति। अगर आपको फ्री पीडीएफ और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से आप सभी चैप्टर्स का फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। और साथ में हमारे चैनल पे जो आपको वीडियो कराई जाती है उन सभी का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को 3 फेज में देखते हैं, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। तो देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? ठीक है, कवि ज्ञानेंद्रपति ने घर का जो चौखट है, गांव के घर का जो चौखट है, उसे जीवंतता का प्रतीक माना है। ऐसा क्यों? तो अपने देखेंगे उत्तर के माध्यम से। कवि की स्मृति में घर का चौखट जीवित है, उसे चौखट इतना जीवित इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि चौखट की सीमा पर हमेशा चहल पहल रहती है। ठीक है, ज्ञानेंद्रपति जी को गांव के घर का चौखट इसलिए इतना जीवित प्रतीत हो रहा है क्योंकि वहाँ क्या रहती है? चहल पहल रहती है। घर के अंदर आने के लिए बुजुर्गों को चौखट पर खास के आना पड़ता था। ठीक है, गांव के घर में अभी भी देखा जाता है कि जो बुजुर्ग लोग आते हैं वो क्या करते हैं? खास करके आते हैं कि जो भी नई दुल्हन आई हो वो क्या कर दे? घूंघट में हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है? घर के अंदर आने के लिए बुजुर्गों को चौखट पर खास के आना पड़ता था। चौखट के बगल में गेरू से रंगी हुई दीवार थी। ठीक है, जिस पर ग्वाल दादा जो कि दूध देने आते थे, ग्वाल दादा दूध की मात्रा का विवरण दूध से सने अंगूठे से करते थे। ठीक है, जितना दिन आते थे उसमें क्या कर देते थे? लगा देते थे एक निशान। ठीक है, अपने अंगुली से। तो क्या करते? दूध से सने अंगूठे से करते थे। इस प्रकार कवि की स्मृति में घर के चौखट जीवंतता का एहसास दिलाते हैं। ठीक है, ग्वाल दादा जो थे वो दूध का जो विवरण है वो सने अंगूठे से करते थे, अर्थात वो जिस दिन आते थे दूध देते थे उस दिन अपने अंगूठे से एक निशान छोड़ जाते थे और महीने भर का विवरण उसमें रहता था दूध का। और जब महीना पूरा हो जाता था तो वो ग्वाल दादा आते थे और दूध का हिसाब लेकर के जाते थे। ठीक है, उसमें महीने भर का विवरण उल्लिखित रहता था। तो यह है, इस प्रकार कवि की स्मृति में घर के चौखट जीवंतता का एहसास दिलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? ठीक है, कवि का कहना है कि गांव में अब पंच परमेश्वर खो गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कवि चिंतित क्यों है ऐसा कह के? तो इसका आंसर देखेंगे। पंच परमेश्वर का अर्थ है पंच का देवता होना। ठीक है, परमेश्वर का मतलब क्या होता है? परमेश्वर। ठीक है, देवता। पंच परमेश्वर का अर्थ है पंच का देवता होना। पंच पुराने जमाने में निष्पक्ष न्याय करते थे। ठीक है, पुराना जमाना में जो भी झगड़ा होता था वो पंच के द्वारा ही सुलझाया जाता था। ठीक है, लोग उनके पास अपने विवादों को लेकर जाते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर कवि खिन्न है। आज जो भी गांव में विवाद होता है वह पंच उसका फैसला नहीं सुलझा पाते हैं। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में पंच परमेश्वर अपना अस्तित्व खो रहे हैं। उन्होंने अन्याय और अनैतिकता की व्यवस्था को व्याप्त कर दिया है, वह सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, पहले जो थे वो निष्पक्ष न्याय करते थे, लेकिन अब के जो पंच है वो क्या है? निष्पक्ष न्याय नहीं कर रहे हैं। इस कारण कवि को क्या लग रहा है कि पंच परमेश्वर अब गांव से खो गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज, यह आवाज क्यों नहीं आती? ठीक है, कवि ज्ञानेंद्रपति ने अपने कविता गांव के घर में लिखा है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज, यह आवाज क्यों नहीं आती है? ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर। कवि का संकेत इस पंक्ति के माध्यम से रोशनी के तीव्र प्रकाश में ऑर्केस्ट्रा के बज रहे संगीत से है। ठीक है, पहले के जमाना में जो ऑर्केस्ट्रा होता था उसमें सभी ग्रामीण क्या होते थे?
जाते थे और उसका आनंद लेते थे, मनोरंजन करते थे। यह आवाज़ इसलिए नहीं आती, लेकिन जो वर्तमान समय है उसमें आवाज़ नहीं आ रही ऑर्केस्ट्रा की, क्योंकि आज के समय में ऑर्केस्ट्रा का वादन बंद कमरे में होने लगा है। अर्थात बड़े बड़े लोग जो है वो गरीब लोगों को तो इसमें शामिल भी नहीं होने देते। पहले विभिन्न रीतियों और त्योहारों पर गान नृत्य हुआ करता था। ठीक है, गांव का जो माहौल था उसमें जो भी अगर ऋतु और त्योहारों पर क्या होता था, नृत्य हुआ करता था, लोग समूह में नाटक करते थे और लोग उसका मनोरंजन करते थे, जो कि अब लुप्त हो गया है। ठीक है, ये सब 2 अंक का स्तरीय प्रश्न ही है। 4 क्वेश्चन है, कविता में किस शोक गीत की चर्चा है। ठीक है, कविता में ज्ञानेंद्र पति जी ने किसे शोक गीत की संज्ञा दी है, शोक गीत की चर्चा क्यों है इसमें, तो हम अपने आंसर के माध्यम से देखेंगे उसे। कवि पुराने लोकगीतों को याद करते हुए कहते हैं कि अब ये सुनाई नहीं पड़ती। ठीक है, पुराने गीत जो थे वो समा चकेवा के, होड़ी चैती, बिरहा आल्हा आदि जो भी लोक गीते थे उसके जो धुन थी वो आज सुनाई नहीं पड़ती है कवि को गांव में। कवि पुराने लोकगीतों को याद करते हुए कहते हैं कि अब ये सुनाई नहीं पड़ती। ये लोकगीत होड़ी चैती, बिरहा आल्हा आदि जो लोगों के मनोरंजन और प्रेरणा के स्रोत थे। ठीक है, जिसे सुनकर हृदय में आनंद एवं शांति मिलती थी, आज उसके स्थान पर आधुनिक शैली की गीत, ऑर्केस्ट्रा की धुन सुनाई पड़ती है। ठीक है, जो कि कर्णकटु होता है, अर्थात जो कि लोगों को सुनना पसंद नहीं होता है, वो आधुनिक शैली की गीत अब सुनाई पड़ने लगी है। अर्थात भोजपुरी गीतों की कवि ने उपमा दी है इसमें कि कविता में कवि किस शोक गीत की चर्चा किए हैं, तो आधुनिक शैली की जो गीतें हैं, ठीक है, जो कि अभद्र होते हैं, उसी इसको कवि ने शोक गीत की संज्ञा दी है। लोक गीतों का स्थान शोक गीतों ने ले लिया है, अतः कविता में कवि ने आधुनिक शैली के गीतों को शोक गीत की संज्ञा दी है। ठीक है, तो शोक गीत कवि ने किसे कहा है, आधुनिक शैली के गीतों को। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा। ठीक है, प्रकाश, सर्कस का जो प्रकाश बुलौआ, इसे क्या समझ रहे हैं, ये जो सर्कस जो पहले होता था तो इस प्रकार का उसमें लाइट लगा देता था कि लगभग 3-4 जो गांव है वो उसको सूचना हो जाती थी कि यहाँ पर सर्कस लग रहा है। ठीक है, वो जो लाइट था वो अट्रैक्टिव था। तो सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा, अर्थात किस कारणों से लुप्त हुआ होगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर, सर्कस के तीव्र प्रकाश से तरंग से लोगों को सर्कस के आने की सूचना प्राप्त हो जाती थी। वह काफ़ी तीव्र प्रकाश का तरंग रहता था, उससे क्या हो जाती, दूर ही लगता था तो लगभग 4-5 गाँव को सूचित हो जाया करता था कि सर्कस यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, सर्कस के तीव्र प्रकाश से तरंग से लोगों को सर्कस के आने की सूचना प्राप्त हो जाती थी और दर्शक वहां पहुंचते थे। कवि कहते हैं, समय परिवर्तन के कारण सर्कस के प्रति लोगों की रुचि धीरे धीरे समाप्त होती चली गई होगी। ठीक है, कवि का कल्पना है कि अब क्या हो गया है, टीवी, मोबाइल के कारण कोई सर्कस की ओर ध्यान नहीं देता। इन्हीं कारणों से सर्कस का प्रकाश बुलौआ लुप्त हो गया है, उस सर्कस लगना ही बंद हो गया। ठीक है, अब सर्कस नहीं लगता है गांव में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है, इस झुरझुराहट का क्या कारण है। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति जी को गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती नजर आती है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं इसका। कवि कहते हैं, शहर के अस्पतालों में गांव के लोग रोग मुक्त होने के लिए इलाज कराने आते हैं। ठीक है, शहर में जो गांव के लोग हैं, अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाता है तो वो क्या आते हैं, शहर में आते हैं उसे दिखवाने के लिए। अदालतों में आपसी विवाद में उलझकर मुकदमों के संबंध में आते हैं। क्यों आते हैं अदालतों में, क्योंकि गाँव में जो पंच परमेश्वर थे वो अब खो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए अब उन्हें अदालतों में जाना पड़ता है। तो अदालतों में आपसी विवाद में उलझकर मुकदमे के संबंध में आते हैं। अदालत और अस्पताल ऐसा लगता है जैसा ग्रामीणों को यह निगल रही हो। ठीक है, अर्थात रुपया वसूल कर रही हो और इससे कोई सुधार नहीं होता है उनके स्वास्थ्य में और नहीं उनके केस में जो कि अदालत में जाते हैं। अतः गांव के घर की दशा दयनीय हो गई है। कवि अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि अदालतों तथा अस्पतालों में अपनी समस्या के समाधान में चक्कर लगाते लगाते गांव की रीढ़ झुरझुरा गई है। अर्थात गांव के जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे,
हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय प्रश्न को देखा, ये 4 अंक स्तरीय प्रश्न है। ठीक है, आपके एग्जाम में मम्र स्पष्ट करें या निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें, ऐसे करके 4 प्रश्न आते हैं, जिसमें 2 गद्य खंड से और 2 काव्य खंड से रहता है। ठीक है, आपको इसमें से बस 2 का आंसर देना रहता है। तो देखते हैं गांव के घर का जो 4 अंक स्तरीय प्रश्न है, मम्र स्पष्ट करें उसे, कि जैसे गिर गया हो गंज दंतों को गवाकर कोई हाथी। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया रहता है तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जो पैराग्राफ हमारा होता है उसमें हम चैप्टर एंड राइटर का नाम लिखते हैं। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है और जो राइटर है, ठीक है, यह किस चैप्टर से लिया गया है और यह पंक्ति, और इसके जो राइटर है, इसके जो लेखक है वो कौन है। तो देखते हैं, प्रस्तुत पंक्ति ज्ञानेंद्र पति लिखित गाँव के घर शीर्षक कविता से लिया गया है। ठीक है, यह किस कविता से लिया गया है, तो गाँव के घर, और इसके जो लेखक है वो कौन है, ज्ञानेंद्र पति। इस काव्य के माध्यम से कवि ने अपने गांव के घर के स्मृतियों का वर्णन किया है। ठीक है, पुराने ज़माने में जो घर होता था, गांव का जो घर था, उसका वर्णन किया है, अपने यादों को ताज़ा किया है कवि ने इस काव्य के माध्यम से। इस काव्य के अब देखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या संदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो इस काव्य के माध्यम से कवि कहते हैं हाथी दांत बहुत मूल्यवान होता है। ठीक है, हाथी का जो दांत होता है उससे आभूषण बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उपयोग है उसके, तो वो क्या होता है, मूल्यवान होता है। जिस प्रकार हाथी अपने दांत को खोकर अपनी उपयोगिता तथा अपना मूल्य खो देता है, ठीक उसी प्रकार गांव भी अपनी परंपरा को खोकर अपना मूल्य खो रहा है। ठीक है, गांव में जो उसकी संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, जिससे गांव जो है वो अपना मूल्य खोता जा रहा है। ठीक है, तो कवि ने इसी संदर्भ में लिखा है कि जैसे गिर गया हो गंज दंतों को गवाकर कोई हाथी। ठीक है, गज अर्थात हाथी, दंत मतलब हाथी का दांत। ठीक है, तो हाथी जैसे अपने दांत को गवा करके अपनी उपयोगिता और मूल्य को खो देता है, ठीक उसी प्रकार जो गांव है वो अपनी परंपरा को खोकर अपना मूल्य खोता जा रहा है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा 5 अंक स्तरीय प्रश्न, किसी भी चैप्टर का जो सारांश है वो 5 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, गांव का घर कविता का सारांश लिखे, ये 5 अंक स्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ये 5 अंक स्तरीय प्रश्न है। उत्तर है इसका, गांव का घर शीर्षक कविता के लेखक ज्ञानेंद्र पति है। ठीक है, गांव का जो घर है शीर्षक कविता के लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र पति। यह उनकी कविता संग्रह संस्यात्मा का एक अंश है। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई गांव का घर, यह उनकी कविता संग्रह संस्यात्मा का एक अंश है। अर्थात संस्यात्मा में उनकी बहुत सारी कविताएं हैं और उसमें से एक गांव का घर है जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि ने गांव का तथा वहां मौजूद घरों का स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, वहां जो माहौल है उसका स्वाभाविक चित्रण कवि ने गांव के घर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब देखेंगे, ये तो था इंट्रोडक्शन कि इस पूरे काव्य में कवि ने क्या बताया है और इसके जो राइटर है वो कौन है, गांव के घर के। ठीक है, और यह किस कविता संग्रह से ली गई है, हम लोगों ने बस इसका इंट्रोडक्शन देखा। अब देखेंगे इस कविता में अर्थात गांव के घर में कवि ने क्या क्या बताया है। तो कवि कहते हैं, गांव के घरों में महिलाएं सहजन के पेड़ों से निकलने वाले गोंद का प्रयोग टिकली साटने के लिए करती है। टिकली अर्थात बिंदी। ठीक है, बिंदी साटने के लिए करती है। गांव का जो घर है उसमें जो महिलाएं हैं वह सहजन के पेड़ों से, ठीक है, एक गुंद टाइप का जो निकलता है उसका प्रयोग कहाँ करती है, बिंदी साटने के लिए, इसी को टिकुली कहा गया है। कवि की स्मृति में घर का चौखट जीवित सा लगता है। कवि को घर की उस सीमा की याद आती है जहां जाने से पहले बड़े बुजुर्गों को खास कर जाना पड़ता था। ठीक है, चौखट, ठीक है, घर का जो चौखट है वो कवि को जीवंतता का एहसास दिलाते हैं, क्योंकि वहां बड़े बुजुर्ग जो आते हैं उन्हें खास करके अंदर जाना पड़ता था एवं खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी। ठीक है, चौखट पर आने पर अनेक प्रकार के संकेत अपनाए जाते थे। खांसना अथवा किसी का नाम लिए बिना पुकारना, कि सुनती हो ऐसे करके, मतलब किसी का बिना नाम लिए हम पुकार रहे हैं। ठीक है, तो गांव का घर का जो चौखट है वो कवि को जीवंतता की एहसास दिलाते हैं, क्योंकि वहां पर आकर के बड़े बुजुर्ग जो है वो विभिन्न प्रकार के संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि जो घर में नई बहुरानी जो आई रहती है वो क्या कर ले, पर्दा कर ले, गांव के घर में
ऐसा देखा जाता है। ठीक है, चौखट के बगल में गेरू से लिपी हुई दीवार पर बूढ़े ग्वाल दादा के दूध से भीगे अंगूठे के निशान अंकित रहते हैं। ठीक है, महीने भर का जो विवरण रहता है वह दीवार पर रहता है। जितने दिन दूध आया रहता है उनके यहाँ पर, उसमें दूध से जो सना उनका अंगूठा रहता था उसको वो लगा देते थे। ठीक है, जिसमें दूध के महीने भर का विवरण उल्लिखित रहता था कि इतना दिन दूध आया हुआ है। ठीक है, कवि को गांव के घर में आधुनिकता प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। गांव के झगड़ों का निपटारा पहले पंच के माध्यम से हो जाता था। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि गांव के घर में जो पहले झगड़ा होता था उसका जो निपटारा करते थे वो पंच ही कर देते थे। पंच परमेश्वर माने जाते थे, पंच को देवता का स्वरूप माना जाता था, वे न्याय करते थे। लेकिन अब लोगों को न्याय करने के लिए न्यायालय जाना पड़ता है। ठीक है, न्याय के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? न्यायालय जाना पड़ता है। पंच परमेश्वर लुप्त हो गए हैं। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि गांव से पंच परमेश्वर लुप्त हो गए हैं। दीपक तथा लालटेनों का स्थान बिजली के प्रकाश ने ले लिया है। ठीक है, अब बहुत कम घरों में लालटेन दिखता होगा। ठीक है, लालटेन तो दिखता ही नहीं है, बस किसी किसी के घर में होगा। ठीक है, तो दीपक तथा लालटेनों का स्थान बिजली के प्रकाश ने ले लिया है। लालटेन दीवार पर बने आलों के ऊपर टंगे कैलेंडरों से ढक गई है। ठीक है, दीवार में पहले एक आला बनता था जिसमें दीपक रखते थे हम लोग। ठीक है, तो लालटेन दीवार पर बने इस प्रकार का वो रहता था बना हुआ। ठीक है, इसमें कुछ कुछ रखा जाता था। तो वही बता रहा है कि लालटेन दीवार पर बने आलों के ऊपर टंगे कैलेंडर से ढक गई है। ऊपर से क्या कर दिया गया है? कैलेंडर टांग दिया गया है। बिजली है लेकिन वह हमेशा गायब रहती है। ठीक है, एक विषमता को भी यहाँ भी दिखाया गया है लेखक के द्वारा कि बिजली है लेकिन वह हमेशा गायब रहती है। कवि ने अगली पंक्ति में कहा है, ऑर्केस्ट्रा का वादन बंद कमरे में होने लगा है। बड़े बड़े लोग गरीब लोगों को इसमें शामिल तक नहीं होने देते। पहले विभिन्न ऋतुओं त्योहारों में जो गान नृत्य हुआ करता था वह अब लुप्त हो गया है। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि पहले जो गांव में विभिन्न ऋतुओं त्योहारों में जो नृत्य हुआ करता था, नाटक करते थे लोग, उसका मनोरंजन आनंद उठाते थे, वह अब लुप्त हो गया है। अब गांव में लोकगीतों का स्थान आधुनिक गीतों ने ले लिया है, जिसे कवि ने शोक गीतों की संज्ञा दी है। ठीक है, लोकगीतों का स्थान किसने ले लिया है? आधुनिक गीतों ने, और इसे कवि ने शोक गीत कहा है। सर्कस का प्रकाश अब लुप्त हो गया है, जैसे हाथी अपना दांत खो दिया हो। ठीक है, गांव की सभ्यता लुप्त होती जा रही है। शहर की अदालतों और अस्पतालों में फैले हुए भ्रष्टाचार लोगों को निगल रहे हैं, बस उनका रुपया चूस रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई सुधार नहीं मिल रही है। ठीक है, इससे गांव की जिंदगी चरमरा गई है। गांव के जो लोग हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं पूरी तरह से, आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से। ठीक है, तो ये था आज हमारा गाँव का घर का सब्जेक्टिव प्रश्न, और ये काव्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर भी था, गाँव का घर। ठीक है, हम लोगों ने 1 से 13 चैप्टर तक के गद्य खंड के भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देख लिया है, और साथ में 1 से 13 चैप्टर जो हमारा काव्य खंड है उसके भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हम लोगों ने देखा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, आप वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं। और अब हम लोग ग्रामर को देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।